गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर में जाना कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। जैसा कि बोलते हैं कि हिस्ट्री इक्वल टू डेट्स, मतलब हिस्ट्री यदि पढ़ना है तो समझ लो आपको डेट्स याद रखनी पड़ेगी। तो हमने जाना कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, मतलब कि डेट्स जो तारीखें होती हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो हम यहाँ पर ये समझ में आया हमको यहाँ पर कि जो डेट है वो एक्चुअल में हम किसी चीज़ को एक डेट से जोड़ के नहीं देख सकते हैं, सिवाय इसके कि कोई चीज़ उस घटना में क्या हुआ है, मतलब उस घटना कब हुई है। जैसे कोई राजा है वो कब गद्दी पर बैठा और कब उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, ये सारी चीज़ों को हम डेट वाइज हम याद रख सकते हैं। पर जो चेंजेस थे, जो सालों महीनों के दौरान जो हुए चेंजेस, तो उसको हम डेट से जोड़ के नहीं देख सकते। जैसे कि इसमें ही एक एग्जांपल दिया था चाय का, कि जो चाय थी वो भारत में चाय पीनी किसने कब शुरू करी। कोई एक डेट तो निश्चित डेट तो दी नहीं गई है, एक सर्टेन डेट नहीं है कि लोगों ने चाय इस डेट से पीना शुरू की। नहीं, ये कई सालों का जो इसमें समय लगा लोगों को आदत लगने में और उन्हें उसका चाय का यूज़ करने में। इसी तरह कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बोलते हैं कि उसमें हमने मतलब धीरे धीरे वो चीज़ें प्रचलन में आई, वो हमारे यहाँ प्रचलित हुई वो चीज़ें, और उसके लिए कोई एक डेट हम डिसाइड नहीं कर सकते। पर हाँ, टाइम जोन, वो जो समय है, पीरियड हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस ईयर से लेके इतने साल में इस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। तो नेक्स्ट चीज़ तो थी विच डेट, मतलब कौन सी डेट, जो मैंने बोला कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो मैंने ये बताया कि पास्ट में कि लोग किस तरह से जो ये हिस्ट्रीज़ रिटन ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश ने जो हिस्ट्रीज़ लिखी भारत में, तो वो कैसे उन्होंने लिखी। तो ब्रिटिश ने जो लिखा वो उन्होंने उनके जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में, उनके समय कार्यकाल के हिसाब से, जो पहले गवर्नर जनरल थे उनके कार्यकाल में क्या क्या चेंजेस हुए वो उन्होंने नोट किया। फिर दूसरे, फिर तीसरे, जितने भी थे, तो इस तरह से, इस हिसाब से उन्होंने हिस्ट्री लिखी। पर उन्होंने भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, भारत के राजाओं के बारे में, यहाँ के जो उस समय जो यहाँ पर चेंजेस हो रहे थे उसके बारे में, वो सब चीज़ें उन्होंने नहीं लिखी। या जो भी लिखी तो उन्होंने इस तरह से उसको दर्शाया कि जो ब्रिटिश थे वो ही जो मतलब ब्रिटिश के आने से पहले तो भारत में पूरी तरह अंधकार था, और जो चीज़ें थी वो बहुत नेगेटिव जा रही थी। मतलब सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही यहाँ पर जो थे वो रहते थे, या वही जो थे, मतलब इस पीरियड में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ना कोई एक्टिविटी हो रही थी। तो उन्होंने जो इंडिया की जो सोसाइटी थी उस समय की, उसको बहुत इन्फीरियर नज़रों से देखा और उसी तरह से उन्होंने लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि हाउ डू वी पीरियडाइज, मतलब किस तरह से हम उसको कार्यकाल में बांट सकते हैं। तो जो जेम्स मिल थे, जो ब्रिटिश स्कॉलर थे, स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि हम जो इंडियन हिस्ट्री है उसको हम 3 पीरियड्स में हम बांट सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे जो था ये कि हिस्ट्री जो थी हम उसको 3 अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश करते हैं। तो हम इस दौर की जो खासियत हैं उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को बांटते हैं। तो उन्होंने बोला कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। जो मिल को लगता था कि एशियाई समाज जो है, मतलब जो एशिया का जो सोसाइटी है वो यूरोपियन से पीछे है सभ्यता के मामले में। और इतिहास में उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। मतलब हिटलर, जो हिंदू और मुस्लिम हिटलर्स होते थे, उनका ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो मिल की नज़रों में ऐसा था। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू या मुसलमान दौर भी कहा जा सकता था उसमें इतिहास को। तो इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे। किसी को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत होती थी। तो इस तरह से जो अंग्रेज़ों द्वारा जो सुझाए गए जो वर्गीकरण था,
जो ये इसको जो ये 3 हिस्सों में बांटा, जो ये वर्गीकरण था, उससे अलग हटकर जो भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। जैसे कि मिल्स बांट के देखते हैं हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में हिस्ट्री को, जबकि हिंदू जो हिस्टोरियंस थे, हिंदी जो भारतीय इंडियन जो हिस्टोरियंस थे, वो इसको देखते हैं कैसे, ये पूरा एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न में बांटकर, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, आधुनिक काल पीरियड में बांट के देखते हैं। तो इस समय जो ये जो विभाजन है, ये जो डिवीज़न है, इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। तो इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से ही आई है। मतलब जो ये जो इंडियन जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इन 3 कालखंडों को जो बांटा है, वो भी उनके हिसाब से वो भी पश्चिम से, मतलब विदेशों से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसे आधुनिक ताकि ताकतों के विकास का युग माना जाता है। तो उनके लिए मध्यकालीन समाज में, वे समाज जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी, तो क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? मतलब ये कि उससे इन्फ्लुएंस थे, जो हमारे इंडियन जो हिस्टोरियंस थे, वो वेस्ट के जो हिस्टोरियंस या ब्रिटिश हिस्टोरियंस, उनसे इन्फ्लुएंस थे, और उन्होंने भी उसको इसी तरह से कालखंडों में विभाजित किया। पर उस समय जो इंडिया की स्थिति थी, भारतीय समाज की जो स्थिति थी, उसका वर्णन या उसका पूरी सही विश्लेषण ना तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस कर पाए, ना ही इंडियन हिस्टोरियंस कर पाए। अब हम देखते हैं कि हाउ डू बी पीरियडाइज, ये नेक्स्ट इसका है, व्हाट इज़ कॉलोनियल, कि कॉलोनियल या उपनिवेश क्या होता है। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कन्क्वेयर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। इस बुक में आप पढ़ोगे कि किस तरह से, किस रास्ते से जो ब्रिटिश थे, उन्होंने भारत में आकर इंडिया पर कब्जा किया, मतलब कि किस तरह से उन्होंने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। तो सब्जुगेटिंग लोकल नवाब एंड राजास, मतलब जो लोकल नवाब थे, राजा थे, उनको दबाकर उन्होंने अपना शासन यहाँ पर स्थापित किया। यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in values and trades, custom and practices when the subjugating of one country by another lead to these kind of political, economic, social and cultural changes. We refer to the process as colonialization. तो इसका मतलब ये है कि इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाब, जो लोकल नवाब थे, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, अर्थव्यवस्था पर, समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए उन्होंने जो टैक्स था वो वसूला, रेवेन्यू वसूला, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर ख़रीदा, निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट के लिए जो महत्वपूर्ण जो फसलें होती थी उनकी खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या क्या चेंजेस आए, ये सब आप जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की जो मूल्य मान्यताएं हैं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीक़ों में क्या क्या चेंजेस आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं एक देश में, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है या कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। तो हम बोलते हैं कि इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी रहा है। मतलब ये हमारे यहाँ जो जब ब्रिटिश आए, उन्होंने धीरे धीरे हमारे यहाँ अपना जो शासन था वो स्थापित किया अपना रूल, और धीरे धीरे
उन्होंने वही जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने किया। मतलब जो यहाँ का जो सामान था उन्होंने कम दामों में ख़रीदा और बाहर जाकर यूरोप में जाकर महंगे दामों में बेचा। जिस फसल की मांग बाहर ज़्यादा होती थी उस फसल को यहाँ उगाने के लिए फ़ोर्स किया। ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे जो रेवेन्यू जितना होता था, लगान जो होता था, कर जो होता था, उन्होंने खूब सारा वो वसूला। टैक्स पहले जो व्यापार जो वो करने आए थे वो व्यापार करने, पर उन्होंने यहाँ की जो हालत देखी, उसके कारण उसमें उन्होंने पाया कि यहाँ पर शासन करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया। You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plural. तो जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। मतलब जो ग्रुप थे, सारे जो वर्ग थे, सारे क्लासेस जो थे, सारे जो ग्रुप थे, वो एक ही समय में इन सारे चेंजेस को महसूस नहीं कर रहे थे, न इन सारे बदलावों को देख रहे थे। तो इसलिए आप इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित, हमारे अतीत इसमें बुक में लिखा हुआ है, इसका हिंदी वर्जन कि हमारे अतीत मतलब कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हाउ डू वी नो, हम किस तरह से जानते हैं? तो व्हेन सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज़ इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे? यहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड, जो प्रशासन था जो अभिलेख तैयार करता था, उससे वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है इतिहास जानने का वो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस समय जो अंग्रेजी प्रशासन था उसका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो ये विश्वास करते थे कि लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। मतलब हर जो इंस्ट्रक्शन है, जो भी इंस्ट्रक्शन जो दिए जा रहे हैं, हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत जो पॉलिसी डिसीज़न जो होते थे, नीतिगत जो फैसले होते थे, एग्रीमेंट जो समझौते होते थे, इन्वेस्टिगेशन जो इसको बोलेंगे जांच जो होती थी, उसको साफ साफ लिखना ज़रूरी था। तो वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो एक बार जब ये लिखा जाता था तो ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह उसकी स्टडी करना पॉसिबल हो जाता था, उसको आसानी से उसको स्टडी किया जा सकता था और एंड डिबेटेड मतलब और उस पर वाद विवाद या बहस भी की जा सकती थी। तो दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मीमोस, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। मतलब कि जो इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और साथ में प्रतिवेदन जो रिपोर्ट थी वो देना, उस पर आधारित जो शासन थे उसकी संस्कृति पैदा हुई। मतलब ब्रिटिश ने आकर ही ये जो सारा कार्य जो होता था, जो इंस्ट्रक्शन थे, जो प्लान थे, पॉलिसी, उसको लिखना चालू किया अपने समय में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रशासन के समय में। और तभी से ये चीज़ें फिर हमारे यहाँ चली आ रही है कि जितना भी जो भी प्रशासनिक वर्क होता है उसको रिटन में लिखा जाता है, ताकि हम यदि उसको बाद में कभी पढ़ना चाहें या कई सालों बाद या दशकों बाद पढ़ना चाहें तो भी हम उसको पढ़ सकते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। जो अंग्रेज़ थे उनको ये भी लगता था कि जो अहम जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और पत्र जो हैं उनको संभाल कर रखना ज़रूरी है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने सभी जो शासकीय संस्थान थे उनमें अभिलेख कक्ष, मतलब इसको बोलते हैं कि रिकॉर्ड रूम, अभिलेख कक्ष जिसको बोलते हैं, रिकॉर्ड रूम उन्होंने बनवाए। और जो विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, द लॉ कोर्ट, ऑल हैड द रिकॉर्ड रूम्स
मतलब ये जो चीज़ें थी, मतलब तहसील के जो दफ्तर थे, कलेक्ट्रेट थे, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचा कर रखने के लिए आर्काइव या जिसको बोलते हैं अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. तो आर्काइव, तो 19वीं सदी की शुरुआत में जो प्रशासन थी उसकी एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापन, और आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। मतलब आज भी ये सारी चीज़ें जो है आर्काइव में वहाँ पर संभाल कर रखी गई हैं। तो वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा जो प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश हैं, सुझाव हैं, वो देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेज़ों को की सावधानी पूर्वक नकलें उतारी गई हैं। मतलब इनके जो थे इनकी कॉपीज़ बनाई गई, प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। हर गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट था उसकी नकल उतारी गई या उनकी कॉपी बनाई गई। तो आज का चैप्टर ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा और है, नहीं थोड़ा सा और रह गया है, पर आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कल के लेक्चर में इसको कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे। ठीक है।